गुरुग्राम में सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ गुरुग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया। आखिरकार कौन से इलाके में ये महापंचायत की गई और इस महापंचायत का क्या था मकसद, दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं एस्टेट न्यूज पर। एस्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आखिरकार इस महापंचायत में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई और अगली महापंचायत कहाँ होगी, इसको भी हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। और इस महापंचायत में किस तरह से डीएलएफ बिल्डर को घेरा गया और कैसे डीएलएफ बिल्डर पर सवालों की बौछार की गई, देखिए हमारे इस खास खबर में। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया और ये पूरी महापंचायत गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 तक लगातार तोड़फोड़ और सीलिंग के खिलाफ की गई। हालांकि इस महापंचायत की अगुवाई 12 गांवों के पंचायत अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र सिंह यादव ने की और इस महापंचायत में भारी संख्या में प्रॉपर्टी ओनर्स ने हिस्सा लिया। साथ ही गुरुग्राम के सामाजिक लोगों ने भी इस महापंचायत में अपनी बात रखी और इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि अगली महापंचायत 26 अगस्त को गुरुग्राम के डीसी कार्यालय के बाहर की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में न केवल प्रॉपर्टी ओनर्स बल्कि पूरे गुरुग्राम से लोग जुटेंगे। और इस महापंचायत का मकसद यही है कि पॉलिसी में किसी तरह से सरकार बदलाव करे। हालांकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की लगातार सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान के पीछे की बात करें तो विभाग की तरफ से कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। लेकिन गुरुग्राम के प्रॉपर्टी ओनर्स की माने तो उनका यही कहना है कि उनके पास ये पुश्तैनिक जमीन है और अब खेती तो रही नहीं और ये प्लॉट ही उनके लिए खेती है, जिसमें से रेंट लेकर वो किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। साथ ही इस महापंचायत में पहुंचे लोगों ने अपनी बात रखते हुए गुरुग्राम के सबसे बड़े बिल्डर डीएलएफ को आड़े हाथों लिया और कहा कि डीएलएफ बिल्डर की सह पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार डीएलएफ के भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें डीएलएफ ने अब तक सीसी नहीं लिया और उन पर कोई भी कार्रवाई न प्रशासन करता है, ना ही हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। इस महापंचायत में पहुंचे तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने विधायक से लेकर गुरुग्राम के डीसी और मंत्री से लेकर सांसद तक के साथ साथ हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी से भी गुहार लगाई है और इस पॉलिसी में बदलाव की मांग की है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो इस तरह की पॉलिसी ला रही है कि जिन्होंने सरकारी जमीन पर पिछले 20 सालों से कब्जा कर रखा है उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाएगा, तो फिर सरकार इनके मकानों को क्यों तोड़ रही है और क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं लागू करती जिससे ये मकान भी बच जाए और इन लोगों का रोजगार भी चलता रहे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब 26 अगस्त को महापंचायत होगी तो फिर उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। मेरा तो बहुत छोटा सा परिचय है, मैं बहुत एक लो प्रोफाइल का आदमी हूँ। मेरा नाम रामकिशोर यादव है, आर के शॉर्ट में बोल देते हैं जी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। आर के साहब, आपने लगातार इस मामले को जो है देखा था, चंडीगढ़ का चक्कर लगाया था, क्या कोर्ट के ऑर्डर है वाकई में या फिर कुछ और इसके पीछे कहानी? क्या हुआ क्या था कि जब इस डीएलएफ एरिया को बसाया गया, जब गुरुग्राम को बसाया जा रहा था तो उस गुरुग्राम के लिए कोई पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी। जितना जहां भी जगह खाली दिखाई दी वहीं पे इन बिल्डर्स को लाइसेंस दिए जा रहे थे, सीएलयू का खेल चला जा रहा था, लैंड डील्स हो रही थी। तो किसी भी शहर को जो बसाया जाता है उसको प्लानिंग और पॉलिसीज से बसाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ओनली सिटी जिसको हम मिलेनियम सिटी, ग्लोबल सिटी, साइबर सिटी कहते हैं, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की गई, यहाँ पर कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई और इसीलिए ये सब जरूरत पड़ी। अब जब यहाँ पे लाखों कामगार लोगों को बुला लिया इन्होंने, देश विदेश के कोने कोने से लाखों बैचलर कामगारों को बुला लिया, जिनके लिए ना ही तो एचएसआईडीसी ने ना ही डीएलएफ ने अपने साइबर सिटी में उनका कोई भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस को प्रोविजन ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए वो लोग अपने आसपास के एरिया में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन के आसपास
उसके 800 मीटर के आसपास अपने पैदल जहां से वो पैदल आ सके, पैदल जा सके और वहीं पे अपना लोकल कन्वीनियंस शॉपिंग कर सके, उस एरिया में वो लोग अपने एकोमोडेशन ढूंढने लगे और एक ट्रेंड चल पड़ा एक एक्स्ट्रा FAR का। एक जरूरत हुई वहां पे दुकानों की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ही नहीं बनाई गई। DLF फेज 1 से लेकर DLF फेज 5 तक के जितना भी बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, 33 एकड़ के अंदर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, वहाँ पे डेवलपर ने अपना TOD पॉलिसी का मिसयूज करके या यूज करके व्हाटएवर, मैं तो इतना बड़ा कोई टाउन प्लानर नहीं हूँ साहब, ना मैं इतना बड़ा कोई कानून भी दूं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो मास्टर प्लान में जो ओरिजिनल प्लान जो दिखाया गया था, जो प्रपोज था 33 एकड़ का, उस 33 एकड़ के अंदर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना और उल्टा लाखों लोगों को और वहां पे अपना। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, क्या कुछ वहां से उम्मीद, क्या कहा? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे, बेहद अच्छे सरल इंसान हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है, वो बड़ी पीड़ा समझते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता उनकी क्या लाचारी है। वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पेपर डॉक्यूमेंट्स अधिकारियों के पास जाते हैं वो वहां से लीपापोती होकर आ जाते हैं और उसके बाद फिर CM साहब भी उसमें इंटरवीन नहीं करते। विधायक से लेकर CM तक ने ये कहा था कि अगर स्टील+4 रखोगे तो ठीक है, इसलिए कुछ स्टील+4 तो पूरे हरियाणा की पॉलिसी हो सकती है, उसको अगर हम TOD जोन के साथ उसको रिलेट ना करें तो वो ज्यादा बेटर है। TOD जोन वो जोन है, वो एरिया है जिसको 2016-17 में हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एरिया, इस एरिया को आप पलवल के साथ, इसको एरिया को आप डबवाली के साथ, इस एरिया को आप हिसार के साथ, इस एरिया को आप हरियाणा के दूसरे हिस्सों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनके साथ तुलना करके आप इस एरिया में पॉलिसीज नहीं बना सकते। इस एरिया को हमारे गुरुग्राम को, TOD जोन को, इसको एक एक्स्ट्रा FAR और एक्स्ट्रा मिक्स लैंड यूज के साथ एक सेपरेट पॉलिसी की जरूरत है। ये जो TOD पहले से ही है उसी में रिफॉर्म करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तोड़फोड़ नहीं रुकती है, सीलिंग नहीं रुकती है, तो आगे क्या कदम है? अगर हम कोई तोड़फोड़ या सीलिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तो अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं, हम तो एक एक्स्ट्रा FAR और मिक्सलैंड यूज की पॉलिसी मांग रहे हैं। हम तो TOD पॉलिसी को रिफॉर्म करने की बात है तो कि हमारी मेरी अपनी पर्सनल जो डिमांड है, यूं तो पंचायत है, सभा है, लोगों के अपने अपने विचार है, सब लोग अपने अपने स्वतंत्र है, लेकिन मैं अपनी निजी बताऊं तो मैं किसी डिमोलिशन सीलिंग के खिलाफ भी नहीं हूं और मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं। अगर वो डिमोलिशन और सीलिंग ब्लाइंडली होती रहेगी और इस जोन में रहेगी तो मैं उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ भी हूँ। तो मेरा नाम संजीव साहनी है, मैं DLF2 का रेजिडेंट हूँ। जैसा आपको, ये हमारा नहीं, ये सबकी पीड़ा है। अभी आपने बहन बिमला का सुना, RK यादव को सुना, ये सभी लोग बोल रहे सब ये परेशान हो गया है। इसके लिए, इस परेशानी के लिए हम CM साहब से मिले, हम DC साहब से मिले, हमने PM साहब के बिहाफ से हमने DC साहब को मिलकर ज्ञापन दिया कि हमारे समस्याएं सुनो। हम लोग रो रहे हैं, परेशान है, हमारे बच्चे सो नहीं पाते, मैं रात को सो नहीं पाता। अब क्या करूंगा, मेरा मकान छिन जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सड़क पे बैठेंगे क्या हम लोग? देखो हमारी पीड़ा को। आज क्या कहते हैं, आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें तो उजाड़ने में लगे। आप लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरी पीड़ा समझो। आज मैं 66 साल का हो गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब उनको हम क्या करेंगे उनको? तो हमारी पीड़ा को समझो, हमारा रोना समझो। मेरे रोना मेरा नहीं, सबका है, समाज के इतने लोग आए हुए, किसके लिए रोए? सबकी पीड़ा है ये, दर्द से रो पड़े। पहले हम लोग पंजाब से लुटे हुए, पहले आए हुए पाकिस्तान से लुटे हुए, वहां से उजाड़ के हमें यहाँ फेंक दिया, फिर नोटबंदी में हमें उजाड़ के फेंक दिया, फिर यहाँ फेंक दोगे हम लोग, किसको बोलेंगे हम लोग? खासा नुकसान देखने को मिल रहा है आपको, नुकसान जो हो रहा है आपको, इस चीज को लेकर कितना नुकसान हो रहा है आपको? सर नुकसान देखे ना, काम धंधा बन जाए, क्या करें हम लोग? अब या तो आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी बनाइए, साइबर ऐप बनाया है, उनके लिए हॉस्टल बना दो। जब एकोमोडेशन नहीं है तो हम लोगों ने अपना कैमरा किराए पे देंगे ना, वैसे किराए के तो रखाएंगे। मैं रिटायर होने के बाद क्या काम करूंगा? बीडी सीट बेचूंगा, मैं किराए पे मकान तो दूंगा उसको। या इस उम्र में आप बोलते हैं बीडी सीट बेचूं या चाय बेचूं, मैं वो तो नहीं कर सकता। आप जो है पॉलिसी में बदलाव की बात कर रहे हो, किस तरह की पॉलिसी आपके हिसाब से? आप जैसे और स्टेट में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पॉलिसी, PG पॉलिसी है, गेस्ट हाउस पॉलिसी है, वो पॉलिसी तो आप कह रहे लाइसेंस ले लो, लाइसेंस देगा कौन? MCG को, वो पता नहीं लाइसेंस कौन देगा। हमें लाइसेंस तो दो, हमें कंप्लायंस पूरा करने को चाहिए, हमें बताओ तो कंप्लायंस कैसे पूरा करना है।
अगर हम कंप्लाइंस पूरा नहीं करते उठा के बंद कर दो हम लोग, हमारे गेस्ट हाउस बंद कर दो, पीजी बंद कर दो हमारे। हम गलत बात तो नहीं कर रहे आपको। आप सब बताएं हमारी पीड़ा क्या है। हम लोग किसी को ये तो नहीं बोले कि भाई साहब आप हमें करो, हम कह रहे हैं हमें मार दो। अरे भाई बिना हेलमेट के मैं चल रहा हूँ, क्या करोगे आप? चालान काटोगे ना। आप गाड़ी तो नहीं तोड़ोगे, गाड़ी तो बंद नहीं करोगे आप। मेरा पॉलिसी गलत है, अब मकान तो मत तोड़ो। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या पंचायत के जाएगी? देखो अब हम डीसी से भी मिल चुके, सीएम साहब से मिले, दोबारा मिल चुके, हमने एमएलए साहब से मिले, हम अपने जो अपने सब लोगों से मिले, नाम नहीं लेंगे किसी का, हम सबसे मिल चुके। आज हमने दोबारा महापंचायत दोबारा करेंगे, अब नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे। आज हमारे देख रहे कुछ पब्लिक के लोग डरे हुए पीछे खड़े हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे ये जो पुलिस खड़ी है इससे ना डरे, क्योंकि इनके भी मकान है, वैसे इनके भी मकान है पुलिस वालों के, और हमारे कुछ लोग ऑफिसर भी हैं उनके भी मकान है। लेकिन क्या अभी वो बाहर डर के खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे पब्लिक में, मीडिया भी नहीं आ रहे। क्यों? उनको पता मेरा नाम आएगा, डीटी सामने उठा के उनका मकान बंद होता है। अरे थोड़ो ना यार, रोज मैं कहता हूँ भाई साहब रोज मरने से बढ़िया तो एक बार मरो ना। आप कहते हैं जी शेर आएगा आएगा, अरे भाई बोल दो आज क्या खत्म करो ना हमें। देखिए सर, ये जो सरकार है ये तानाशाही की तमाम सीमाएं लांघ चुकी है। ये लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते। लोकप्रियता ये लोग खो चुके हैं। इन्होंने विकास कार्य कराए नहीं, भारी भ्रष्टाचार फैला दिया। चारों तरफ देखेंगे गुरुग्राम जिले में सड़कें टूटी हुई है, गंदगी है, अस्पतालों की आप हालत देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं, नौकरियां यहाँ के लोगों को लग नहीं रही, नए उद्योग यहाँ आ नहीं रहे। तो ये लोकप्रियता खो चुके हैं लोग, और ये भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, इसलिए लोगों को डरा कर ये राज करना चाह रहे हैं। ये जो डीएलएफ का मामला है 125, ये आज का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। अब मुद्दा ये है कि आपने जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन एरिया रेगुलेशन एक्ट 1975 है, उसमें 1975 से और 2026 तक 23 बार संशोधन किया बिल्डरों के फायदे के लिए। तब से अब तक गांव की परिस्थितियां भी बदल चुकी है, जो लाइसेंस कॉलोनियां उनकी परिस्थितियां भी बदल चुकी है। जब टीओडी लाइन बनाई जा चुकी है, मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी आ चुकी है, हाइट की रेस्ट्रिक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप खत्म कर चुके हैं, सरकारी जमीन आप प्राइवेट बिल्डरों को दे रहे हैं, तो गांव के लोगों के लिए कॉलोनियों में, सेक्टरों में लोगों के रहने के जो मकान है उनके ऊपर आप 1975 का एक्ट क्यों थोप रहे हैं? अगर कोई आदमी, यहाँ साइबर सिटी बनी हुई है डीएलएफ में, जहाँ 2-3 लाख कामगार काम करते हैं, वो किराए पर रहेंगे, तो उनके लिए किराए के अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा? एक सेक्टर में 2 गेस्ट हाउस की पॉलिसी है, 2 गेस्ट हाउस में 80 कमरे बन सकते हैं, उससे क्या ये पूरी हो जाएगी? गांव के लोगों को पहले तो आपने खुद उत्साहित किया। जो ये मकान बने हैं 4 मंजिल के, 5 मंजिल के, ये एक दिन में तो बने नहीं है। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या जो डीटीसीपी का जेई है, एचएसवीपी का जेई है, उसकी रजामंदी के बिना कोई एक ईंट भी लगा सकता है अपने मकान में? कोई लगा के दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मकान बनवाए जाते हैं, उसमें पैसा खाया जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। अब जब वो लोग फंस गए, उनका 4 पैसे का रोजगार हो गया, तो उनको उजाड़ा जा रहा है। डीएलएफ कंपनी जिसने इस फेस 1 to 5 डेवलप किया है, आज तक इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। डेफिशिएंसीज हैं। जब इसका ऑडिट हुआ 2010 में, तो इसमें डेफिशिएंसी है। ना स्कूल इन्होंने बनाए, ना अस्पताल इन्होंने बनाए, ना जो जनहित के लिए चीजें थी, डाकखाने हैं, थाने हैं, वो इन्होंने बनाए। उन जमीनों को ये बेच के खा गए, बिजली के सबस्टेशन की जगह को ये बेच के खा गए, पार्कों को खा गए। आज इनके ऊपर उंगली ना उठे डीएलएफ के ऊपर, इसलिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सरकार और डीएलएफ की मिलीभगत से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप ये देखिए, डीएलएफ का एक ढालियास प्रोजेक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 2000 रातों रात उन्होंने पेड़ काट दिए। उनके ऊपर बजाय मुकदमा दर्ज करने का, उनका ढालियास का लाइसेंस रोकने के, उनको 20,000 पेड़ लगाने की परमिशन देके और उनको प्रोजेक्ट चालू करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ 2010 में अगर जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मीर सिंह केस है सर। 19.5 एकड़ जमीन जो डीएलएफ को दे दी गई थी 3.25 करोड़ रुपए एकड़ में, उसका केस खारिज कर दिया और माननीय हाईकोर्ट ने कहा इस जमीन को नगर निगम वापस ले और इसके निर्माण को तोड़े। आज 16 साल हो गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं यहाँ से, 35 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के है। जहां हम खड़ा है यहाँ से वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। वो जनता के दुख दर्द सुनने के लिए आ क्यों नहीं रहे? क्यों?
क्योंकि उनको सरकार ने डरा रखा है, धमका रखा है। एक पार्षद का वाटर कूलर टूटने पे निंदा प्रस्ताव पारित होता नगर निगम में। यहाँ अपने 50,000 लोगों को उजाड़ रहे हैं, वो पार्षद निंदा प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ, आप इनके लिए पॉलिसी बनाइए, जो रोड के हैं जो पैरामीटर है वो कम कीजिए, इनको पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चलाने की परमिशन दीजिए, जो गांव में जिन्होंने मकान बना रखे हैं उनको रेगुलराइज कीजिए, उसके बदले में जो पेनल्टी बने वो पेनल्टी आप लीजिए, इनको मत उजाड़िए। और दूसरा, ये जो जिस तरीके से इन लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है, जिन अधिकारियों को, क्या वो अधिकारी ईमानदार है? पीछे जो हरियाणा का विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसका एक सर्वे आया कि पिछले 5-10 सालों में गुरुग्राम में 900 अवैध कॉलोनियां कटी, ये अधिकारी यहीं थे। एक दिन में 3 अवैध कॉलोनियां कट गई, ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? 900 मीटर का जो है जो आयुध डिपो के, उसमें 3 साल में 5,000 मकान बन गए। वो 5,000 मकान किसने बनवाए? वो मकान बनवाने की एवज में जो रिश्वत गई है वो विधायक की जेब में गई है, मंत्री की जेब में गई है, पार्षद की जेब में गई है, मेयर की जेब में गई है, मुख्यमंत्री की जेब में गई है, या इनके पितृ संगठन की जेब में गई है। क्या ये संभव है कि 5,000 मकान बिना सरकार की मंजूरी के बन जाए? आज ये पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि हम रोड साफ करा रहे हैं। मेरे को आप एक गुरुग्राम का रोड बता दीजिए जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया हो। एक रोड के बताने पे 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से। क्या स्टंट कर रहे हैं? लोगों को डराया जा रहा है ताकि लोग डर के जो रिश्वत 1 लाख है वो 5 लाख रुपए दे। क्या कारण है कि जो अधिकारी 2013 से गुड़गांव में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, जिस टेन्योर में 20,000 मकान बन गए, जिस टेन्योर में 900 कॉलोनियां कट गई, और उस अधिकारी के जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी, कोई और करेगा? जहां तक हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, हम भी बादशाहपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, इससे दुखदायी बात हो नहीं सकती। आज हमें दुख होता है 2014 से पहले यही विधायक, यही सांसद, यही पार्षद जब यहाँ पंचायतें होती थी तो लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आज वो इनका हालचाल पूछने नहीं आ रहे। और ये समाज की कमजोरी है कि जिस समाज के आगे विधायक सांसद हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उस समाज की माताओं बहनों को, बुजुर्गों को एक भ्रष्ट डेंटेड अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है, और कोई तरस नहीं खा रहा। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कह रहा हूं, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, क्या ये ठीक है कि एक 70 साल का आदमी अपने मकान को, अपने आशियाने को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, आप उसको तू तड़ा करके धमकियां दे रहे हैं? एक अधिकारी उसको अपने आप को उसका बाप बता रहे हैं, गरीब आदमी का। क्या ये एनफोर्समेंट का काम है? और सबसे बड़ी बात, अगर डीएलएफ का गलत जो है उसको इस सरकार में ठीक करने की हिम्मत है, डीएलएफ के अवैध निर्माण तोड़ने की हिम्मत है, डीएलएफ ने जो फेज 1 से 5 तक कंप्लीशन नहीं लिया उसका लाइसेंस रद्द करने की हिम्मत है, तो गांव के और इन कॉलोनियों के लोगों को परेशान करे। नहीं तो अगर जो बड़े चोर माल मार रहे हैं तो गांव के लोगों को उजाड़ना और तंग करना बंद कर देना चाहिए। आज पंचायत में क्या कुछ डिसीजन लिया गया है और आगे का आप लोगों का क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? देखिए सर, पंचायत चल रही है अभी। पंचायत का निर्णय यही है अपने हुक्मरानों से कि भाई अभी हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। माननीय विधायक जी, आप कैबिनेट में मंत्री हैं, आप चंडीगढ़ रोज रहते हैं। जब आपने हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन रेगुलेशन एक्ट में 23 बार अमेंडमेंट किया है बिल्डरों के लिए, एक बार, सिर्फ एक बार इन गांव के और सेक्टरों के लोगों के लिए अमेंडमेंट कर दीजिए। इनको अपने मकानों में आंशिक तौर पे किराएदारी करने की परमिशन दे दीजिए। गांव के जो बने हुए मकान है आज की डेट तक, उनको पैसा जो जुर्माना लेकर रेगुलराइज कर दीजिए। आगे से आप किसी मकान को मत बनने दीजिए, कोई नहीं रोक रहा। अगर अथॉरिटी नहीं चाहेगी तो कोई मकान नहीं बनेगा, लेकिन जो बने हुए हैं उनको मत उजाड़िए। अगर डीएलएफ का ढालियास प्रोजेक्ट बन सकता है नियमों का उल्लंघन करके, डीएलएफ का अरालियास, कैमेलियास, मैग्नोलियास बन सकता है नियमों का उल्लंघन करके, और उनके लिए नियम बदले जा सकते हैं, तो हम लोगों के लिए भी बदले जाएं। अगर एक माननीय मंत्री जी की जमीन को सीएलयू के लायक बनाने के लिए अरावली के बीचों के तलहटी से रेस्ट्रिक्टेड एरिया से एक नई सड़क का निर्माण किया जा सकता है, नियमों को बदला जा सकता है, तो हमारी जो 9 मीटर, 12 मीटर, 3 मीटर सड़कें हैं उन पे बने हुए हमारे मकानों को रेगुलराइज कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं तो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में राजतंत्र 4 साल और 11 महीने चलता है। 12वें महीने फिर आपको जनता, फिर आप जैन जी
और फिर लोगों को आप दिमागी नक्सल बताएंगे, वो ठीक नहीं होगा। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी जमीन जायदाद है। चौधरी जितेंद्र सिंह सरोल। आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है 26 तारीख को अपने नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ से 12 का। हाँ जी, पंचायत का भी हूँ। जो है अगली पंचायत होगी 26 तारीख को। हाँ जी, तो क्या रूपरेखा उसकी तैयार की गई है और क्यों रूपरेखा यही है कि जरूरत ये है भैया, हमारे आज बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे खाना खा रहे हैं। हमारे पास कोई किराए की इनकम नहीं है और मैं मूल रूप से सरोल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो पहले जब मारुति बनी तभी से ही मतलब एक किराए का ही सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। उसके बाद डीएलएफ आ गई। अब डीएलएफ ने देखा कि लोकल लोग भी, एक्चुअली दिक्कत ये नहीं है कि आप क्यों खुश है, दिक्कत ये है कि मैं इसको कुछ नहीं रहने देना चाहता। डीएलएफ को जब तक हम सरेंडर कर रहे थे तब तक ठीक है। डीएलएफ ने शुरू में क्या किया, 4 और 6 के नोटिस भी निकलवाए, जमींदारों ने सरेंडर कर दिया, जमीन बेच दी। अब पहले इन्होंने बनाई, मुझे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप लोग जब ये बनवाते हो तब क्या आंखें बंद होती है? बना भी तो आपके जरिए ही था ये, इनको तभी रोक दो। अरे चिड़िया भी घोंसला बनाती है, आपके घर में 4 वो लगाती है ना, सीखे, आप पहले ही झाड़ू से घेर देते हो। और दूसरा, अगर उसका घोंसला बन जाता है तो घर में बुजुर्ग कहते हैं भाई अब इसने अंडे दे दिए या इसका घोंसला बना दिया, अब इसको मत उजाड़ो। अगर पंचायत की परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या? पंचायत की परमिशन इतनी कमजोर नहीं है, पंचायत हम वहाँ करेंगे। प्रशासन कोई भी लोगों के वो नहीं है, हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से, और यहाँ के भी जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी हम हाथ जोड़ के एक बार फिर रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि हमारी जो भी कर सकते हैं वो करें। और मेरा यहाँ से जो मंत्री जी हैं उनसे भी, स्थानीय विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी ऐसी रही, उन्होंने लोगों को बसाया है, कभी उजाड़ा नहीं है। तो मैं तो एक उनको आपके मंच के माध्यम से, मीडिया भी हमारा चौथा स्तंभ होता है, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो अब हम बस गए हैं कृपया इनको ना उजाड़ा जाए, आगे कोई ना हो तो ना हो। मैं कभी भी कोई आवेशवश या कोई ऐसी चीज या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है। मेरी भी कोई इतनी ज्यादा एज नहीं है, 54 साल ही है, पर एक संयम होता है। और वहाँ भी हमारे इस इलाके की एक ये रही है सरदारी की, हम बहुत ही पीसफुल और आराम से पंचायतें करते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा, और ऐसे ही करेंगे। देखो जी, ये जो पंचायत हुई है ये पीछे भी हमने 2 महीने पहले भी की थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हम सीएम से भी मिले, चंडीगढ़ भी गए, अपने मंत्रीगणों से भी मिले, पर किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं की। इसलिए डेली की डेली मतलब पर डे तोड़ फोड़ हो ही रही है, रुक नहीं रहा है प्रशासन। तो इसलिए आज ये महापंचायत इसलिए कि भाई इन गरीब आदमी में कोई ना कोई समाधान हो। पंचायत के अंदर डिसीजन हुआ है कि भाई सभ्यता से, जैसे आज पंचायत हुई ऐसी ही सभ्यता से हमारे माननीय डीसी साहब जो है वहाँ पे 26 तारीख को उनसे भी मिल के और अपनी बात रखेंगे। आगे उसके बाद जो डिसीजन होगा वो सब पंचायत होगा। और ये पंचायत एक आज यू ब्लॉक या नाथुपुर की नहीं है, इसमें चक्करपुर, सिकंदरपुर, सरोल, नाथुपुर, वजीराबाद तक के सभी आदमी आए हैं। अब कोई कहे कि भाई विपक्ष के आदमी आ गए, अरे गांव में तो विपक्ष पक्ष तो चलती रहती है, जिसको दर्द है चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो तो भाई पंचायत में आएगा, मैं हूं या कोई भी है। तो ये 36 बरादरी के सब गांव के सब कॉलोनी के आदमी आए इसमें, और सब अपने दर्द को रखने के लिए आए। अब सरकार से हम तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई इनका समाधान करो, क्योंकि सरकार एक परिवार की तरह होती है, हम उसके बच्चे हैं। भाई जब बच्चों की नहीं सुनेगा तो फिर बच्चा रोएगा, पीटेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना करे। तो सभी की ये हुई है कि भाई 26 तारीख को डीसी साहब के रखेंगे। डीसी साहब हमें क्या आदेश करते हैं, सीएम से मिलने का टाइम देते हैं या किसी मंत्रीगण से अधिकारी बड़े से देते हैं, वो 26 के बाद डिसीजन होगा। इसमें एक अध्यक्षता बनाई है, हमारे 12 गाँव के चौधरी हैं जितेंद्र जी, उसको अध्यक्ष चुना गया है। उसके अंडर के तहत अभी मेंबर बनाए जाएंगे जो 100 गांव में जा के रिक्वेस्ट करेंगे, और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर और डीसी साहब के सामने अपनी बात एक सभ्यता तरीके से रखेंगे। किस तरह के समाधान चाहिए? समाधान तो ये है जी, देखो अभी जो सबने यहाँ बताया प्रवक्ताओं ने कि भाई कॉलोनाइजर के लिए सरकार चाहे जैसी पॉलिसी बना देती है, तो हम भी सरकार के ही आदमी हैं भाई, एक आम आदमी के लिए भी बनाओ
हो सकता है हमने गलती कर रखी है, तो उस गलती को, हम बच्चे हैं सरकार के, हमें धमकाओ सटकाओ, उसको सुधारो। भाई आप लोगों ने ये गलती कर रखी है, इसको सुधारो, कम से कम हमारी बात सुनो तो सही। कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, 5 एप्लीकेशन में डीसी उसको दी सीएम साहब को, हम 4-5 बार मिले भी, पर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तब ये आदमी आपस में एक मीटिंग करके बात रखने के लिए कि भाई हो सकता है भाई 4 आदमी की ना सुने, 6 की ना सुने, एक पूरा समाज इकट्ठा होकर सरकार के सामने बात रखना चाहते हैं कि अभी सरकार सुन ले। 29 के बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है नहीं, 26 के बाद नहीं सुनी जाएगी तो वो फिर पंचायत जो भी अध्यक्षता है, जो भी समाज में इकट्ठे हुए हैं, वही डिसीजन लेंगे भाई आगे क्या करना है। 26 तारीख को पंचायत है नहीं, 26 तारीख को डीसी साहब से मिलने का टाइम लेंगे, और उसमें ज़्यादातर, क्योंकि अभी इन्होंने सुशांत लोग डीसीटी सब जगह नोटिस दिए, वहाँ से भी काफ़ी आदमी आए, काफ़ी गांव में, हर गांव में तोड़फोड़ हो रही है, तो इसमें यू ब्लॉक के नहीं होंगे। 26 तारीख को जो होगी वहाँ पे डीसी साहब से मिलान, वो उसमें सारे ज़्यादातर गुड़गांव के आदमी। देखिए, ये सरासर तानाशाही है, ये सरासर जो पहले मुगल किया करते थे, मुगलों ने भी, अंग्रेजों ने भी ऐसा आतंक नहीं किया था, हमें घरों से उजाड़ने का काम नहीं किया था। आज ये सरकार, आज अंग्रेजों की काली सरकार हमें हमारे घर से, मकानों से, दुकानों से हमें उजाड़ने का काम कर रही है। वो तो कहते हैं, मंत्री विधायक कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, उसके बाद देखिए, कोर्ट का आदेश है, हम कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट के पचिनों पे चलते हैं, पर सरकार आम जनता सरकार को बनाती है, ना कि कोई ऊपर से आके सरकार को बनाता है। जब सरकार जनता सरकार को बनाती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि हमें राहत दे और एक पॉलिसी निकाले, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो शहर में गुरुग्राम में लोग रह रहे हैं, उनके लिए राहत दे, और कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। किस तरह की पॉलिसी है जो सुझाव आप सरकार को? देखिए, टीओडी जो सबसे पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, जिसके आरके भाई ने बताया है कि टीओडी पॉलिसी उसे लागू कीजिए, और जो भी कानून के हिसाब से हमारे ऊपर जुर्माना लगता है उस जुर्माने को लगाइए। यहाँ के लोग भरने के लिए तैयार है जुर्माने को, और हमारे जो बच्चों का भविष्य है, जो हमारा रोजगार है, आज गुरुग्राम के अंदर खेती या किसानी तो है नहीं, हमारी तो खेती, हमारी तो फसल, यही तो फसल है हमारी। अगर यही उजड़ जाएगी तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे। आज इन घर और मकान और दुकानों पे लोन चल रहे हैं, कहाँ से भरेंगे हम? आत्मदाह करना पड़ेगा। अवैध निर्माण को समर्थन देते हैं? देखिए, मैं अवैध निर्माण को समर्थन नहीं देता हूँ, पर मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तो शासन और प्रशासन कहाँ था? कहाँ था शासन और प्रशासन? कहाँ थे निगम के अधिकारी? जब ये बिल्डिंगें बन रही थी क्यों नहीं रोका गया? आज इन पे सीलिंग करी जा रही है, बच्चों को, हमारे को भूखे मारने का काम किया जा रहा है। हम ये सहन नहीं करेंगे, और सरकार नहीं मानी तो एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन हम करेंगे, जिसे सरकार को उजाड़ के फेंकने का काम हम करेंगे। नाम बिमला सहरावत है। बिमला जी, क्या वजह लगती है कि अब कोर्ट के आदेश के बाद जब आप ये सीलिंग ड्राइव ड्राइव चल रही है, कितना नुकसान हो रहा है? हमारा तो इतना नुकसान हो रहा है कि इसका अंदाजा नहीं है। हमने अपनी पूरी, मेरे ससुर की पूरी कमाई, मेरे आदमी की पूरी कमाई यहाँ डीएलएफ में लगी है, ठीक है। हमारे यही हमारा रोटी रोजगार, यही हमारे खेत रोटी रोजगार, यही हमारी सैलरी है, हमारे इसके अलावा कुछ नहीं है। हम कहाँ से बच्चों की फीस भरे, कहाँ से हम खाएं, कहाँ से हम अपना, भाई तबीयत खराब होती है, कहाँ से, क्या ये मकान से ही हो रहा है। अब ये बताओ, हम आउट टैक्स भी देते हैं, जब आउट टैक्स भी देते हैं, हर एक चीज का देते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ आंखों पे पट्टी बांधे? उन्हें ये तो देखना चाहिए कि वो 2 बच्चा ने कहाँ लेके जाए, हम अपनी बेटियों ने कहाँ लेके जाए। क्या आज के टाइम में एक चद्दर भी डालनी इतनी हो जाती है कि वो भी 10 लाख रुपए में ना नहीं लगता, कमरा नहीं बनता। प्रशासन कहता है कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ में नहीं है। कोर्ट के क्या सरकार से ऊंचा है? कोर्ट ही ऊंचा होगा ना? सरकार ऊंची है क्या? कोर्ट ऊंचा है? कोर्ट ऊंचा होगा ना, सरकार तो ऊंची नहीं है ना। फिर ये सब इन्हीं की रली मिली भगत है, ठीक है। जितना भी आया इन्होंने पैसा लिया, लैंटर के साथ इन्होंने पैसा लिया, लैंटर के साथ इन्होंने पैसा लिया, ठीक है। नक्शा पास करवाने का सबका एक पैसा लिया, हमने हर एक तरह से दिया। और अब भी हम लोग कह रहे हमारा समाधान निकाल लो, हम शांति से चाहते हैं, आपको भी अच्छा लगे, हमको भी
माँ बाप होते हैं, सरकार माई बाप होती है, वो सरकार ही हमको बाहर निकाली तो कैसे माँ बाप? सरकार तो अपनी माँ बाप होते हैं, ठीक है भाई। उनके हमने तो उनको उठाया होगा, कुर्सी पे बैठाया होगा, ये तो नहीं है वो हमसे ऊंचे हो गए, ठीक है। सरकार सबसे गंदी सरकार आई है, सबसे निकम्मी सरकार आई है, ये कोई सुने। एक आदमी ने पूंजी लगा रखी लोन ले लेकर। मेरे यहाँ 2.5 किल्ले लगे हैं, 2.5 किल्ले, और 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया था, ठीक है। आज मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं मेरे 2 पोता पोती है, उनके लिए मैं आई हूँ। आज मैं 50 साल की उम्र में किसके बर्तन मांजूं, कैसे काम चलाऊं अपने घर का? उन्हें ये सोचनी चाहिए संसार में कोई सुखी नहीं है, सब मेरे से दुखी भी और भी होंगे। लेकिन मैं कहती सरकार से आंखों पे पट्टी मत बांध दो, इनको खोल लो, नहीं तो जनता भड़क जाएगी ना, ये काबू में नहीं आएगी। ये उठाने वाली भी आपको और बैठाने वाली भी आपको है, ठीक है। महापंचायत में पहुंचे तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि सरकार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोगली नीति के साथ काम कर रहे हैं। बिल्डर के साथ कोई और पॉलिसी तो फिर आम लोगों के साथ किसी और पॉलिसी के तहत काम किया जाता है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।